हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये आपकी टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज का 18वां एपिसोड है और आज की इस क्लास में, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी के टॉप 30 MCQs लगाने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना ये प्रैक्टिस सेट सोल्व करना है मेरे साथ साथ, और अंत में आपको अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताना है ताकि मैं नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में आप सभी का, जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर रहता है, उसका नाम अनाउंस कर पाऊँ। और आगे बढ़ते हैं, अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार फटाफट से लिंक को कॉपी करके अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी आपके साथ क्लास को देख पाए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से चलते हैं धमाकेदार क्लास की शुरुआत करने के लिए। और पहला प्रश्न आपके सामने है। तो हिंदी का पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आपसे, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा है। बहुत ही प्रचलित सा मुहावरा है ये, तो आम बोलचाल की भाषा में भी आप इसको बहुत बार प्रयोग करते हैं। अब जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन ए, दांत कटी रोटी। ऑप्शन बी, आस्तीन का सांप, या अक्ल की दुम, या आबनूस का कुंदा। तो यहाँ पर पूछा है आपसे दोस्तों, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा चयनित आप करेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। फटाफट से अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत सही जवाब, आप सभी ने एकदम करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन चुना है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा, आस्तीन का सांप होना। ठीक है, आस्तीन का सांप होना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ आपसे पूछा गया है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द आपको बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहेंगे, दूरदर्शी, दितचित, या कुशाग्र बुद्धि, या जितेंद्रिय। बहुत आसान सा प्रश्न है और अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन इतने इजी दे दिए हैं कि आपको पहचान करने में यहाँ पे जरा भी देरी नहीं लगने वाली। तो इंद्रियों को जीतने वाला कौन होता है, जितेंद्रिय होता है। एकदम आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, संधि पूछी गई है, पवन का संधि विच्छेद बताइए। पवन का संधि विच्छेद आपको बताना है। साथ साथ ये भी बताइए कि इसमें कौन सी संधि होगी, संधि कौन सी होगी और संधि विच्छेद कौन सा सही है। दोनों प्रश्नों के उत्तर फटाफट से आंसर करिए। ऑप्शन ए, पै धन अवन। बी है पै धन वन, या पो धन अन, या फिर पौ धन अन। तो अब बताइए आपके अनुसार यहाँ पर सही कौन सा ऑप्शन होगा 33वें का। देखिए दोस्तों, पवन का अगर संधि विच्छेद की बात करें तो हम कैसे करते हैं, पो धन अन, इस तरीके से। अब आप कहेंगे कि मैम ये जो दो मात्रा वाला पौ है ये क्यों नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ, अगर यहाँ पर आपसे पावन का पूछा होता, पावन का विच्छेद कैसे करेंगे, तो तब आप इस पर दो मात्रा लगाते और तब ये इसका ऐसे होता। लेकिन हमसे ये तो पूछा ही नहीं है, यहाँ पवन पूछा है, तो पो धन अन हो जाएगा। ठीक है, और कौन सी संधि है, अयादि संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे यहाँ पर पूछा गया है, पुनर्जन्म में संधि विच्छेद आपको करना है। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद करिए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है और बहुत बच्चे यहाँ पर गलती जरूर करेंगे। ऑप्शन ए, पुनः धन जन्म, या फिर पुनर्धन जन्म, या पुनर्धन जन्म, या पुनर्धन आजन्म। तो देखिए, आजन्म वाला तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि जन्म की बात हुई है, आजन्म की नहीं। तो ये वाला गलत हो गया। इसके बाद 3 ऑप्शन बचते हैं, इनमें से आप लोग सही का उत्तर बताइए कौन सा हो जाएगा 34वें प्रश्न का सही जवाब। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें संधि कौन सी है। तो इसमें आपकी होगी विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि। अब देखिए विसर्ग संधि में कहाँ दिया गया है, तो उसमें विसर्ग आना आवश्यक है विसर्ग संधि में, है ना। तो जैसे ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए,
पुनः धन जन, ठीक है, पुनः धन जन। तो इस तरीके से आपका 34वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इत्यादि, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए यण संधि, बी वृद्धि संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। आपको बताना है दोस्तों इत्यादि में कौन सी संधि होगी। अब दोस्तों यहाँ पर संधि होने वाली है, पहले तो आप आंसर करिए फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर संधि होगी यण संधि। अब आप कहेंगे यण संधि कैसे है, कुछ पता तो हो। तो यण संधि इसलिए है क्योंकि यण संधि की पहचान आपने देखा होगा, यदि ई के बाद कोई स्वर आए तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों, या हो जाता है। क्या हो जाता है? या हो जाता है। क्योंकि इसका जब विच्छेद करेंगे तो हम कैसे करेंगे? इति धन आदि करेंगे ना, इति धन आदि। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आपका यदि ई के बाद, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको भी तोड़ेंगे हम तो ये क्या बनेगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, ये ई। तो ई के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो उसके स्थान पर या का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से इत्यादि में ये या आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। आगे चलते हैं नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? यहाँ भी आपसे मुहावरा ही पूछ लिया गया है। तो नाक में चोट लगना, नाक में चोट लगती है तब नाक रगड़ोगे, या इज्जत देना, या फिर दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, या फिर चापलूसी करना। सही जवाब आप लोग देंगे। नाक रगड़ने का क्या अर्थ होता है भाई? वो अगर मान लीजिए किसी से कोई काम करवाना है, ठीक है, कोई बड़े पद पर है कोई अफसर, तो वो कई बार बहुत परेशान करता है कि मेरे सामने जमीन पर नाक रगड़ के दिखाओ, है ना, तब आपकी बात मानूंगा। तो इसका मतलब क्या है? आपने मूवीज में ऐसा बहुत होते हुए देखा होगा। तो इसमें होता है कि मतलब मेरे सामने दीनता पूर्वक प्रार्थना करो, ठीक है। तो दीनता पूर्वक प्रार्थना करने का मतलब ही होता है नाक रगड़ना। इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट है आपसे विलोम शब्द पूछ लिया गया है, अनुमूलन। बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है अपने आप में। अनुमूलन का विलोम शब्द पूछा है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्थान, बी उत्कर्ष, सी रोपण, या डी अवनति। जवाब दीजिए, 3 सेकंड का समय आपको दिया गया है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा है, रोपण। उन्मूलन का क्या हो जाएगा? उन्मूलन मतलब उखाड़ना या निकालना, और रोपण उसको जैसे आप करते हैं ना कि बीजों का रोपण करते हैं या पौधों का रोपण करते हैं, तो वही वाली बात है, उसको फिर से लगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। आगे चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? यानी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, इन्होंने आदिकाल को और किस नाम से बताया है कि क्या और नाम हो सकता है? ऑप्शन ए चारण काल, ऑप्शन बी आदिकाल, या वीर काल, या बीज वपन काल। जवाब आप देंगे और 3 सेकंड का समय आपको मिलेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा, क्या संज्ञा दी है? तो इन्होंने कहा है बीज वपन काल, ठीक है। क्या कहा है? बीज वपन काल की संज्ञा दी है आदिकाल को। किसने दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आगे बढ़ते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग, किसकी पंक्ति है? अति सुधो स्नेह को मार्ग, ये पंक्तियां किसकी है? आलम की, बोधा की, ठाकुर की, या धनानंद की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये पंक्ति आपको पहचाननी है, किसकी लिखी गई है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों का ना ज़्यादातर आपको याद पता नहीं होता कि क्या होगा। तो जो भी नया प्रश्न आता रहे उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि फिर आपको ये चीज़ें याद रहे, ठीक है। ये पूरी लाइन कैसे होगी? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी लाइन है, और ये धनानंद की लिखी हुई है। किसकी? धनानंद की सूक्ति है ये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 39 का? ऑप्शन नंबर डी। आगे पूछा गया है कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा? कालिंदी का पर्यायवाची सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, या फिर यमुना। जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सरस्वती का होगा, लक्ष्मी का होगा, यमुना का होगा या फिर गंगा का होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कालिंदी किसे कहते हैं? यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? पहली आत्मकथा के लेखक पूछे हैं दोस्तों, तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है और प्रीवियस पेपर में ही, ये पूरा प्रीवियस पेपर है आपका। तो ऑप्शन ए है बाबू श्याम सुंदर दास, बी देवेंद्र सत्यार्थी, सी हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद। तो पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? 41 का आंसर करिए। आधुनिक काल की पहली आत्मकथा किसने लिखी या आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा कौन सी है? हरिवंश राय बच्चन की। कौन सी? क्या बोलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम टाइम पर आपकी भी सिचुएशन हो जाती है। ये तो इनकी खैर आत्मकथा है, लेकिन आपकी सिचुएशन यही हो जाती है एग्जाम टाइम पर जाते जाते कि इतना सारा पढ़ लिया, अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। जब शुरुआत में ये नहीं देखा, पढ़ते चले गए, फिर होता है कि इतना ज़्यादा कर लिया, अब इसमें से क्या भूलूं और क्या याद करूं। तो यही थी पहली आत्मकथा हिंदी साहित्य की, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई। ठीक है, इनकी ही आत्मकथा थी। आगे चलते हैं, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? यानी कार्य शुरू ही हुआ था कि उसमें तभी अड़चन आ गई, तो उसको हम किस मुहावरे से संबोधित करेंगे? सिर मारना, सिर पर सहरा बंधा होना, या सिर मुढ़ाते ही ओले पड़ना, या सिर पर शैतान सवार होना। जवाब आप लोग देंगे फटाफट से, बड़ा ही आसान सा है दोस्तों। कार्य के आरंभ होते ही अगर उसमें रुकावट आ जाए या विघ्न पड़ जाए तो उसके लिए हम बोलते हैं ना कि सिर मुढ़ाते ही ओले पड़ गए। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिर मुढ़ाते ही ओले पड़ गए, यानी जैसे ही शुरुआत हुई तो तुरंत उसमें विघ्न पड़ गया। आगे चलो, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवियों का कवि किसे कहेंगे? ध्यान से आपको आंसर करना है। धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्या होगा इसमें सही जवाब? फटाफट से अपना आंसर करिए दोस्तों। इसमें सही जवाब आपका है, आपके लिए हो सकता है नया क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह जी को ही कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? कवियों का कवि, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है और कुछ प्रमुख रचनाएं इनकी है। दूसरा सप्तक जिसमें 21 कविताएं हैं, है ना, और कुछ और कविताएं या कुछ कविताएं इतने पास अपने, ये सभी इनकी कुछ रचनाएं हैं जो मैंने नाम लिए अभी। इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपके लिए इतना ही जरूरी है कि कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगला है आपका, अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? ये किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? जल्दी से आंसर करिए। तुलसीदास की या फिर कबीर की या केशवदास की या सूरदास की? ये रचना किसकी है दोस्तों? तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास या सूरदास। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, है ना। तो ये किसकी लिखी गई है? ये लिखी गई है कबीरदास की। किसकी? कबीरदास की। आगे चलते हैं, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का जो सबसे पहला पत्र जारी किया गया था उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जहां भी जिस पेपर में हिंदी पूछी जाती है वहां ये आने का पूरा चांस रखता है ये क्वेश्चन अपने आप में। तो उद्दंत मार्तंड या इतिहास तिमिर नाशक या बनारस अखबार या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। तो सही जवाब आप लोग देंगे। हिंदी का पहला जो साप्ताहिक पत्र था उसका नाम क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों ने दिया, ऑप्शन नंबर ए उद्दंत मार्तंड एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वेल्डर।
आगे चलते हैं, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि, ये भी बहुत फेमस है अपने आप में चिंतामणि, और बहुत पूछा जाता है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? आंसर करिए फटाफट से। बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास? सही जवाब का आंसर देने वाले को फटाफट से यहाँ पर 1 नंबर बोनस का मिलेगा, और गलत देने वाला जरूर से ध्यान रखिए कि कितने प्रश्नों को आपने गलत किया है, क्योंकि लास्ट में आपको अपना टोटल स्कोर भी तो बताना है। तो जवाब क्या होगा आपकी तरफ से? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोग आंसर कर रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल, जो कि एकदम सही है। अच्छा, इसको याद करने की एक बार मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो चिंता में रहता है, जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, वो कैसा हो जाता है? शुक्ल हो जाता है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, मुझे तो ऐसे ही याद है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1893, 1900, 1903 या 1905 ईस्वी में। तो हिंदी के विकास के लिए ये जो सभा है वो की जाती है, नागरी प्रचारणी सभा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा ए, 1893 में, 1893 में इसकी स्थापना हुई। हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारणी सभा और इंडियन प्रेस का योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 में इसकी स्थापना हुई। आगे चलते हैं, प्रेम सागर किसकी रचना है? ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत ही बार ये रिपीट हो चुका है। प्रेम सागर रचना जो है ये किसकी है, और बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा आज अगर आपको अभी तक याद नहीं है। ठीक है, तो मुंशी सदासुखलाल या फिर सदल मिश्र या लल्लू लाल जी या फिर राम प्रसाद निरंजनी? ठीक है, प्रेम सागर किसकी रचना है? सही जवाब होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लल्लू लाल जी। ठीक है, लल्लू लाल जी। आप जब किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई आपका हमसफर हो, तो आप उसके अजीब अजीब नाम निकालते हैं ना। ठीक है, छोटे बच्चा हो तो छोटे बच्चे के अलग अलग नाम निकालेंगे, नोनू, नानू, ऐसे करके चीकू, ऐसे नाम आप रखेंगे। ठीक है, तो फिर आप लल्लू, ऐसे भी तो लल्लू, कालू, ऐसे नाम रख देते हैं। तो कब रखते हैं? प्रेम में ही तो उसके ऐसे नाम रखते हैं। अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तब थोड़ा ही ना आप उसको ऐसे नाम देंगे। आप प्रेम से बच्चे को या किसी को भी ऐसे नाम देते हैं, तो प्रेम से आप कैसा नाम रखेंगे? लल्लू लाल जी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद बताने हैं, और वो भी व्युत्पत्ति के आधार पर आपको। तो ध्यान से आंसर करिए, गलती होने का चांस यहाँ पर आपका बन सकता है, पर आप करेंगे नहीं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे या 6 होंगे, और कौन कौन से होंगे ये भी बताओ। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? 3, 4, 5 या 6 में से? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। अब कौन कौन से आप लोग आंसर करिए फटाफट से। रूढ़ शब्द, इसके अलावा होते हैं यौगिक, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, इतना आपको क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका 3 भेद होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, क्रिया के आधार पर या फिर सर्वनाम के आधार पर आप लोग निश्चित करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। तो फटाफट से आंसर करिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर गलती की गुंजाइश रहती है, आज नहीं रहेगी अब से। तो बताइए, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण आप किसके आधार पर करेंगे? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या सर्वनाम? तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, जिस भी प्रशिक्षु ने यहाँ पर क्रिया उत्तर दिया है वो एकदम सही है। कैसे? देखिए दोस्तों, जब हमें किसी का लिंग निर्धारण करता है तो उदाहरण से आप लोग समझिएगा। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ क्या है? क्रिया है। आपको पता चल गया कि जाने वाला कौन है? पुल्लिंग है, पुरुष है। इसके बाद मैं जा रही हूँ,
मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको लिंग का निर्धारण किससे हो रहा है, वाक्य में प्रयोग होने वाली क्रिया से आपको बोध हो रहा है। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कारक के कितने भेद होते हैं? जवाब दीजिए। 7 भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, 9 होते हैं या फिर 10 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं फटाफट से वो भी आंसर आपको करना है। जवाब दीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कारक के भेद होते हैं दोस्तों 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जल्दी से लिख दीजिए। कर्ता ने, आगे कर्ता ने, आगे कर्म को, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, इनकी विभक्तियां भी लिखनी है आपको, संप्रदान के लिए। इसके बाद आता है क्या, अपादान से अलग होने की क्रिया में। इसके बाद संबंध काकी के, ठीक है। फिर क्या आता है, अधिकरण में पर ऊपर, अधिकरण और संबोधन, ठीक है, संबोधन। इस प्रकार से कितने हो गए, 8 हो गए। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भेद होंगे किसके, ये 8 के 8 भेद है कारक के। और इनकी यहाँ पर आपको क्रियाएं लिख के, विभक्तियां लिख के मुझे बतानी है। कमेंट बॉक्स में पूरा लिखिएगा इसको, ये आपके लिए होमवर्क है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ वर्ण का उच्चारण आप कहाँ से करेंगे, मुख के किस अवयव का प्रयोग करेंगे, मूर्धा का, कंठ का, तालु का या दंत का। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो घा वर्ण है ये कौन से वर्ग में आएगा। वर्ग होते हैं हमारे 5, क वर्ग, ठीक है, क च ट त प, ये हो गए आपके 5 वर्ग। अब इनमें से मुझे ये बता दीजिए कि घ वर्ण जो है किस में आएगा, तो का वाले में ही तो आएगा, क ख ग घ अंग, इस तरीके से, ठीक है। तो घ इसी में आएगा। और आप जानते हैं कि जो क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ होता है। इसको याद करने की ट्रिक है KTM2, KTM2, KTM बाइक होती है ना, तो KTM2, ये इसकी एक ट्रिक है याद रखने की। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से, च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का मूर्धा से, त वर्ग का दंत से और पा वर्ग का होगा ओष्ठ से, ठीक है। याद हो गया आपको बहुत अच्छे से। जब मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो वहां मैं आपको ये सारी ट्रिक बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो अभी हमारा सिर्फ यहाँ पर उद्देश्य क्या है, अपने आंसर तक पहुंचना। तो घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे का वर्ग का कोई भी वर्ण पूछे तो आप वही बताएंगे कि कंठ है उसका उच्चारण स्थान। आगे है अक्षय वर्ण किसके योग से बना है। आप लोग जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन होते हैं 4, ठीक है, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं जो कि दो वर्णों के मेल से बना है। तो यहाँ पर अक्षय पूछा है कैसे बना है, तो इसको कैसे लिखते हैं, का, वो भी आधा का और श, इस तरीके से ये पूरा वर्ण बनके यहाँ पर तैयार होता है। तो 53 का सही जवाब आप लोग देंगे। क्या हो जाएगा आपके अनुसार, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए में ही तो दिया गया है, ए में दिया गया है आपका सही जवाब। और इसकी क्या परिभाषा बताई मैंने संयुक्त व्यंजन की, कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता ली जाए ऐसे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे चलते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। अस्पृश्यता बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत पूछा भी जाता है ये, तो ध्यान से आपको इसको सॉल्व करना है, बताना है अस्पृश्यता सही कैसे लिखा जाता है। देखिए मैं आपको लिख करके दिखाती हूँ, इस तरीके से आप इसकी शुद्ध वर्तनी को लिखेंगे और छांटिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है अस्पृश्यता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर आपका मूर्धन्य से आना है, ठीक है, सॉरी तालव्य। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर सी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, और आगे आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, अब आप देख पाएंगे अच्छे से।
पूछा है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। हालांकि अब ये कॉमन हो गया है लेकिन फिर भी पूछना बंद नहीं किया है आयोग ने। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो सही तरीके से कवियत्री को कैसे लिखते हैं वो यहाँ पर देखना तो बनता है। आप लोग किसका चुनाव यहाँ पर करेंगे, ठीक है। कवयित्री होता है वो, तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री, ऐसे सही लिखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है। सूर्य, नाम, युवती या फिर नदी। तरणी का पर्यायवाची आपको बताना है क्या हो जाएगा। तरणी शब्द का पर्यायवाची होता है आपका सूर्य होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सूर्य, ठीक है। तरणी, तरुजा, तटतमल, इस तरीके से आपने वो भी सुना होगा। यहाँ पर अलंकार इसमें ढूंढने के लिए आपको कई बार दिया जाता है जिसमें अनुप्रास अलंकार होता है, तो वहां पर आपने वहां भी जाना होगा कि तरणी का अर्थ सूर्य है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, मीन का पर्यायवाची शब्द बताना है। मीन का पर्यायवाची, मीन किसे कहते हैं। सिखी, शापक, विभावरी या फिर मत्स्य। जवाब दीजिए, मीन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। दोस्तों मीन कहते हैं मछली को, है ना, मछली यानी मत्स्य। ऑप्शन नंबर डी, मीन कहते हैं मत्स्य को। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब। आगे चलते हैं, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको निकालना है जो भिन्न अर्थ देता है। ऑप्शन ए आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो सही जवाब देने के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाता है। ऑप्शन ए आत्मजा दिया गया है, बी नंदिनी और सी भार्या और कन्या, ठीक है। इसमें से दोस्तों अगर हम भार्या को छोड़ दे तो बाकी 3 किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये पुत्रियों के पर्यायवाची है। जबकि भार्या जो है ये पत्नी का होता है। किसका होता है, पत्नी का होता है। तो यही इनमें अलग है। ऑप्शन नंबर सी भार्या ये अलग है, बाकी 3 जो है पुत्रियों के लिए यूज करते हैं, आत्मजा, नंदिनी और कन्या, ठीक है। आगे चलते हैं, अनुपम किसका पर्यायवाची शब्द है। अनुपम स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय। किसके लिए आप अनुपम का प्रयोग करेंगे, जो अद्वितीय है, यानी जो जिसके जैसा और कोई नहीं है। अनुपम अद्वितीय, ठीक है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कान का कच्चा होने का क्या अर्थ है। कान का कच्चा होने के लिए आपको मुहावरा ढूंढना है। किसका प्रयोग करेंगे, कम सुनना, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना या दूसरे की बात मानना या कान का कमजोर होना। तो कान का कमजोर होना ये मतलब नहीं है कि उसको कोई बीमारी है। कान का कच्चा होने का अर्थ है कि जो दूसरों की बताई बात पर, सुनी सुनाई बात पर बहुत झट से विश्वास कर ले, अपना दिमाग ना लगाए कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोगों से बहुत परेशानी होती है, ठीक है। वो किसी की बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं, सुनी सुनाई बातों पर, तो उसी को कहते हैं कान का कच्चा होना। तो ये थे आपके 30 प्रश्न और आपको बताना है दोस्तों कि इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। और अब बारी आती है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स लेने की। आपको क्या क्लासेस अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दोस्तों पसंद आई है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।